हेलो एवरीवन, देखिए अब टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की बात करेंगे। इसमें हम पहले बात करेंगे फ्री ऑसिलेशंस की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें मेंटेन्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में। इसी में रेजोनेंस की भी कंडीशन आपको बताएंगे और रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होती है वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्री ऑसिलेशंस की। तो देखो जरा, फ्री ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, इसको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। जैसे ऐसे समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, ये एक पेंडुलम बनाया मैंने यहाँ, ठीक है, ये एक पेंडुलम बनाया और ये यहाँ पर इसको हम यहाँ से इसकी मीन पोजीशन से यहाँ पर लेके गए और इसको यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, ये इधर आएगा और इधर इस तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर तो हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब कि जैसे एयर रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो एयर रेजिस्ट करेगी इसको, फिर ये इधर आएगा एयर रेजिस्ट करेगी इसको, तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लॉस करेगा, उसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है ना, ये तो रियल केस है। लेकिन आइडियली अगर हम समझें कि सारी जो भी रेजिस्टिव फोर्सेज वगैरह हैं वो सब क्या है, गायब है, एब्सेंट है, सिंपली ये स्पेस में या वैक्यूम में हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तब आप क्या देखोगे कि आपने इसको यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो ये अगेन जैसे यहाँ से छोड़ा, ये इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आएगा दोबारा, ठीक है ना, तो अगेन ये अपनी इसी पोजीशन पे आएगा, एम्पलीट्यूड मेंटेन रखेगा ये यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना यहाँ पर, और ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया इसका, ठीक है, जो भी मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है ये। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये क्या कर रहा है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एयर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्ट करती है इसको मूविंग मोशन में, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली आप देखो जैसे आप बाइक वगैरह पे जा रहे हो तो एयर लगती है ना, आपको ऐसा लगता है ना रेजिस्ट कर रही है आपको, तो वही कहानी इसके साथ होनी है। लेकिन आपको हम कह रहे हैं आइडियली ऐसे सोचो कि कोई फोर्स नहीं लग रही इसके ऊपर, ठीक है, बस आपने क्या किया, इनिशियली इसको मीन पोजीशन से जो है ना, इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके गए और छोड़ दिया। अब उसके बाद ये खुद ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, खुद ही ऑसिलेट कर रहा है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम फ्री ऑसिलेशन या फिर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बनाया हुआ है, ये मैंने आपको वैसे तो कहानी बताई हुई है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, ये मान लो ये यहाँ गया मैक्सिमम, इधर पहुंचा प्लस ए, ठीक है, फिर ये इधर आया जीरो पे, ये जीरो आया, फिर ये इधर गया, ये मैक्सिमम पे माइनस ए, मतलब डायरेक्शन दूसरी हो गई, फिर ये वापस मीन पोजीशन पे आया, तो यहाँ से ये फिर मीन पोजीशन पे आया, तो इस तरीके से चल रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एक ऑसिलेशन के बाद दोबारा जब ऑसिलेट कर रहा है तो ये सेम एम्पलीट्यूड पे ही जा रहा है, ये इधर सेम उस पे जा रहा है, यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का। क्लियर है, तो ये सेम एम्पलीट्यूड देख लो मेंटेन किया हुआ है इसने, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, तो ये हो गई फ्री ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन रिलीज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी से, अब देखो जिस फ्रीक्वेंसी से ये यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, जैसे हम कहें एक सेकंड में ये 5 ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, मान लो हमने कहा कि एक सेकंड में ये कितनी कर रहा है, 5 ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको समझना, वो क्या है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि जब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जिस भी फ्रीक्वेंसी से ये मूव करता है या ऑसिलेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड, आपको पता है, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव भी किया था, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें देखो 1/2 अंडर रूट में k बाई एम है। k क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है, और m क्या है हमारे पास, मास है। ठीक है, अब ये k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या हम जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट देखो हमने क्या कहा था, जब ये इधर जाता है तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है इस साइड, तो F इज इक्वल टू में हमने कहा था माइनस के KY लगती है ना, ये k इसमें फोर्स कांस्टेंट है, समझ रहे हो। अब ये डिपेंड करता है, ये फोर्स कांस्टेंट भी किस पे डिपेंड करता है, हमारा मटेरियल कैसा है, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास इसमें m है, m क्या है, मास, ठीक है ना, ये मास कैसा है इसका पेंडुलम का, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो एक सेकंड में पहले 5 बार मूव कर रहा था, अब अगर मास बढ़ा दोगे तो एक सेकंड में कितना, 2 या 3 बार मूव कर रहा है, वो वाली कहानी है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, इस तरीके से वो निकल जाएगी। जैसे मान लो जो भी ये पेंडुलम है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें इसका k पता और m पता है, तो हम निकाल सकते हैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो द फ्रीक्वेंसी विद विच अ बॉडी ऑसिलेट फ्रीली, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं मूव कर रहा है, खुद से मूव ऑसिलेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि भैया एक बार तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक पोजीशन पे, मीन पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे, तभी तो ऑसिलेशन होगी, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं एयर वगैरह नहीं है जिसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्स लगती, क्योंकि इसी की वजह से तो पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है और फिर जीरो हो जाता है, खुद भी करके देख लेना आप घर पे। तो वो आइडियली केस नहीं है, वो हमारा रियल केस है। आइडियल केस हम लेके चल रहे हैं जिसमें हमने एब्सेंट कर दिया एयर को।
ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझ में आई कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है तब जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दिया है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ये। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ना क्या है, जैसे कि हमने रिस्टोरिंग फोर्स तो पढ़ा था, लेकिन फोर्स कांस्टेंट क्या है या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है उसको समझ लो। क्योंकि देखो आपको पता है एफ इजिकल में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो माइनस के वाई होती है। वाई क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से जब हमने के की वैल्यू निकाली, अगर हम माइनस को इग्नोर करें, क्योंकि माइनस सिर्फ यहाँ क्या शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स इधर लग रही है। ठीक है, तो एफ इजिकल में अगर मैं बात कर रहा हूँ के वाई की, तो के कितना आएगा यहाँ पर, एफ अपॉन में वाई आएगा। तो जो डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अगर स्प्रिंग का केस आप कर रहे हो, उसमें भी तो ऑसिलेशंस होती है ना, मास ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, वर्टिकली में ऐसे ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टली में ऐसे ऐसे होगा, ये सब आपको बताया होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये चीज़ रहेगी थी, तो मेरे को लगा यहाँ पर मैं आपको अलग से इसकी डेफिनेशन दे दूँ। ठीक है, तो एफ बाई वाई, और इसका यूनिट क्या बनेगा, एफ का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर बन गया। क्लियर इसका यूनिट। ठीक है, समझ में आई। अब देखो ये तो बात थी आइडियली, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये अपने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा है, मान लो ये पेंडुलम है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हम कंसीडर करें, जो कि रियल केस है, तब ये पेंडुलम क्या करेगा, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये धीरे 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 आके ये जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो होती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज करता है जिसमें एम्पलीट्यूड विद टाइम, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका देखो, जिससे हमने ये पेंडुलम बनाया, ठीक है, शुरू में ये यहाँ था और यहाँ आया, अब क्या हो रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है तो इस पे फोर्सेस भी लग रही हैं, एयर वगैरह रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, तो उसकी वजह से इसमें लॉस होगा एनर्जी का, और ये यहाँ आया, फिर ये इधर से भी इधर आया, फिर ऐसे करते हुए जब ये इधर मूव करा तो यहीं तक गया, फिर जब इधर मूव करा तो ये यहीं तक गया, तो ऐसे करते करते ये जीरो भी जाता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यही यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लो इस तरीके से, शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि एनर्जी लॉस होती जा रही है, और ये फाइनली जीरो पे भी आ जाता है। रियल केस तो हमें पता ही है ये सब। ठीक है, बात करते हैं हम मेंटेन्ड ऑसिलेशंस की। मेंटेन्ड ऑसिलेशंस क्या है कि अगर आप, जैसे हम कहें कि एक पेंडुलम यही था, ठीक है, इससे ये मूव कर रहा है मान लो, ठीक है, अब हम क्या करें इसका, अब मान लो एक्सटर्नली भी फोर्सेस भी हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वैसे तो इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे ही रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेन्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जितना लॉस एनर्जी का हो रहा है हम फीड करते रहे उतनी एनर्जी ही। ठीक है, क्लियर है, मतलब उतनी इसको फोर्स दे दें इस तरीके से कि ये उसी एम्पलीट्यूड पे रहे, तो वो क्या हो गई हमारी मेंटेन्ड ऑसिलेशंस है। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल पता क्या, जैसे वो पेंडुलम वाली क्लॉक देखी है आपने, वो देखा आपने, वो ऐसे ऐसे होती रहती है, ऐसे देखना, वो कभी भी ऐसे नहीं कि एम्पलीट्यूड उसका कम हो रहा है पेंडुलम का, नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट जितनी ले रही है पहले उतनी ही लेती रहती है। तो उसमें क्या, सेल से वो कहानी चल रही है ना, एनर्जी दे रहे हैं उसको, ताकि वो क्या करे, अपना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इफ इन ऑसिलेटिंग सिस्टम एनर्जी इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड एट द सेम रेट एट विच द एनर्जी इज लॉस्ट, जितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, राइट, देन इट्स एम्पलीट्यूड कैन बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो ऑब्वियस बात है, वो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सच एन ऑसिलेशंस आर कॉल्ड मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं इसके अंदर, वो इस तरीके से दे रहे हैं कि जैसे कि ये पेंडुलम पहले मान लो 5 की फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था, है ना, यानी कि एक सेकंड में 5 ये ऑसिलेशंस कर रहा था, तो हम इस तरीके से यहाँ एनर्जी फेड करते हैं कि वो एक सेकंड में 5 ऑसिलेशंस ही करें, यानी कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसमें मेंटेन्ड ऑसिलेशंस में यही रहता है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल जो भी फोर्सेज है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, और अब क्या है, एक्सटर्नल जो फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, एयर वगैरह आ गई है, तो वैसे तो वो लॉस्ट हो जाएगी, लेकिन हम इस तरीके से उसमें एनर्जी फेडअप कर रहे हैं कि वो उतनी ही एम्पलीट्यूड से, मतलब कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करे, यानी कि अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो क्या करे, ऑसिलेट करता रहे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो ये थी सिंपल सी कहानी, मेंटेन्ड ऑसिलेशन, नाम से ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस देखो, मेंटेन्ड भी ऑब्वियस बात है, फोर्स ही ऑब्वियस बात आप दे रहे हो उसमें, वो कहानी है। फोर्स्ड ऑसिलेशन एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर फोर्स्ड ऑसिलेशन में, तो आप समझ सकते हो फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही पार्ट हो गया ये मेंटेन्ड वाला भी, क्योंकि इसमें भी तो आप एनर्जी दे रहे हो ना, तो देनी तो बाहर से ही पड़ेगी ना फोर्स वगैरह, चाहे वो हम कह रहे हैं बैटरी वगैरह से दे रहे हैं या घड़ी में सेल से दे रहे हैं, लेकिन वो हो क्या रही है, एनर्जी फोर्स ही तो बना रही है वहाँ पर, है ना। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या कहता है, कहता है व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आई बात, जब बॉडी ऑसिलेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में आप एग्जांपल पता क्या समझ सकते हो, जैसे पेंडुलम का तो है ही है, स्विंग का भी समझ सकते हो। स्विंग दिया आपने बच्चे को, ठीक है, झूला दिया, ऐसे झूल रहा है, ठीक है, तो वो धीरे 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 आके क्या हो जाएगा,
जीरो पे आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई। मेंटेन का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे घड़ी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें कांस्टेंट ही रहता है उसका पेंडुलम का एम्पलीट्यूड, चलता ही रहता है वो, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में हमें समझ में आ गया कि जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से काम करे, है ना, एंड नॉट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब वो जो भी आप ऑसिलेट करवा रहे हो बॉडी, ठीक है, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से नहीं कर रही, ठीक है, वो किससे कर रही है, जो फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नली दी गई, एक्सटर्नल फोर्स की है, समझ रहे हो, बट विद द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, बट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, समझ रहे हो। कौन सी फ्रीक्वेंसी से अब करेगी वो ऑसिलेट, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का एग्जांपल ले लो ये, ठीक है, ये पेंडुलम का एग्जांपल है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर, एक्सटर्नल फोर्स अब आपने दिया, अब आपने इसको ये दी, ठीक है। अब ये किसकी वजह से करेगा, नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग ये ऑसिलेट करेगा। अभी इसको समझेंगे और ज़्यादा, ठीक है, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपैरिजन करेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ समझो कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। देखो, जैसे ये पेंडुलम है, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, या झूले का एग्जांपल समझो, बेस्ट है, उससे समझ में आएगा। स्विंग का, ये बच्चा आपने झूले में बिठा दिया, ठीक है, ये वाला झूला तो देखा ही होगा ना, इस तरीके का झूला, इसमें ये इस तरीके से मूव करेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, स्विंग में आप क्या कर रहे हो, जैसे ये आपने यहाँ से ऐसे छोड़ा और ये यहाँ गया, यहाँ आया, ठीक है, मान लो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से थी, ठीक है। अब ये यहाँ आया और यहाँ गया, अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको, जैसे ही ये यहाँ पहुँचा ना, आपने इसको यहाँ से फोर्स दी इस तरीके से, तो आप फिर ये यहाँ आया, फिर आपने फोर्स दी, तो आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी देखो, ये भी ऐसे चल रहा है और आपकी फोर्स की भी ऐसी चल रही है, आप फोर्स भी तो ऐसे दे रहे हो ना। तो जैसे ही आया इधर जा रहा है तो आपने फोर्स दे दी, फिर ये इधर गया आपने फोर्स दे दी, तो ये क्या हो गया, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उससे आपने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैच किया, ये तो हो गया मैच वाला कहानी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल वाली फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बराबर हो जाए, मतलब जब ये इधर आ रहा है तभी इसको फोर्स मिल रही है, जब ये इधर आ रहा है प्रॉपर तभी इसको फोर्स मिल रही है, तो ये हो गई। इस केस में पता क्या होगा, झूला आप देखना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा धीरे धीरे, जैसे ही ये इसके पास आए तभी आप इसको फोर्स दो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, जैसे ही इधर आए आपने फोर्स दी, फिर जैसे ही इधर आए, तो ये देखना धीरे धीरे फिर ये एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा इसका झूले का, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाते हो। अब जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करते, मान लो ये झूला यहाँ तक आना था, ठीक है, अभी यहाँ आया, आपने यहीं से इसको फोर्स दे दी, ठीक है, तो ये क्या किया आपने, ये आ रहा है आपने पहले ही फोर्स दे दी, तो यानी कि आप फ्रीक्वेंसी जल्दी, आपके एक्सटर्नल वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, ये तो यहाँ पर आनी थी पूरी ऑसिलेशन इसकी, आपने इसके ऑसिलेशन में यहीं पर ही दे दी, तो यानी कि आपकी ये जो फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा हो गई, ये तो अभी आ ही रहा था, ज़्यादा हो गई। तो इस केस में पता क्या होता है, झूले का एम्पलीट्यूड कम ही रहता है, समझ रहे हो, या ऐसे कह लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से है, मान लो ये यहाँ आया और आपने इसको फोर्स दी इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ आया और ये वापस जा रहा है, फिर आपने फोर्स दी, अब ये यहाँ आया, इसकी ऑसिलेशन खत्म हुई, अब ये अगली ऑसिलेशन में जा रहा है, फिर आपने फोर्स दी, अब आप क्या कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी इसकी फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी कम हो गई, क्योंकि जब ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, देखना इसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, यहाँ आने से पहले ही इसको फोर्स दोगे, पहले ही फोर्स दे दोगे, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी एक्सटर्नल वाली नेचुरल से। अब ये नेचुरल वाली ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, आपने क्या किया, जब ये इधर आया और ये वापसी जा रहा है तब फोर्स दे रहे हो, फिर ये ऐसे जा रहा है फिर आप फोर्स दे रहे हो, तो आप वाली जो एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कम है इस केस में, क्योंकि ये तो पहले आ रहा है, ठीक है ना, और फिर ये जा रहा है वापस, फिर आप फोर्स दे रहे हो, फिर ये आगे आया, फिर ये जा रहा है, फिर आप फोर्स दे रहे हो, तो यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल वाली जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। तो इस केस में भी आप देखना क्या होगा, जब आप झूले को ऐसे करोगे ना कि ये वापसी जा रहा है फिर आप फोर्स दे रहे हो, वापसी जाते हुए फोर्स दे रहे हो ऐसे, तब भी एम्पलीट्यूड कम रहेगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा कब होता है, हमेशा जब वो नेचुरली जहाँ तक आ रहा है फिर आप फोर्स लगाओ, फिर वो जहाँ तक आ रहा है फिर आप फोर्स लगाओ, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके। हमने इसमें कंसिडर करा है कि एक्सटर्नल जो पीरियोडिक फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स सिंपल समझ लो आप, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है और फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर करी न्यू, या एफ से भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंबल भी पता होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज अप्लाई टू एन ऑसिलेटर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। अब न्यू अगर हमारा लेस है, न्यू नोट जिसमें मैं कह रहा था कि ये आ रहा है यहाँ और फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये आ रहा है यहाँ, फिर ये जाते हुए आपने फ्रीक्वेंसी दी, तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी है कम है फोर्स वाली, है ना, तो ये कम है तब भी एम्पलीट्यूड स्मॉल रहेगा। और अगर ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा कैसे होगी, मान लो ये इधर ऐसे चल रहा है, इधर आया पहले ही दे दी, ये ऐसे आया पहले ही दे दी, तो ये क्या हो रहा है, आपकी एक्सटर्नल वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई नेचुरल वाली से, तब भी एम्पलीट्यूड क्या होएगा, स्मॉल ही होएगा। आप देख लेना ये करके झूले वाला, ये तो आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। जब न्यू इज इक्वल टू हो जाए न्यू नोट,
ठीक है, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करें। मतलब क्या कह रहे हैं कि जब ये झूला जहाँ तक आ रहा है वापस, तभी उसी टाइम पे आप फोर्स दे रहे हो, ये फोर्स दे रहे हो। तो ये देखो ना, ये तो फ्रीक्वेंसी हुई है ऑसिलेशन की, ये फोर्स की भी तो ऑसिलेशन हो रही है ना। ये इधर आया आपने फोर्स दी, ये इधर आया आपने फोर्स दी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगी इस टाइम पे, मैच करेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आप देखना झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, देख लेना करके। तो वही लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड जो फोर्स ऑसिलेशन का बिकम वेरी लार्ज, एंड इसी के हम बोलते हैं रेजोनेंस, इस कंडीशन को, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, और ऑसिलेशंस को हम बोल देते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। तभी तो आपने देखा होगा, जैसे कि आपने कंसीडर करो कि मान लो मिरर है, ठीक है, मिरर या विंडो पे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहे हैं जी, लड़ाकू जहाज जा रहे हैं, ठीक है, लड़ाकू जहाज जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है कुछ, ठीक है, और इस विंडो की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब क्या होगा, अगर ये वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा ग्लास का। अब ये ग्लास का बढ़ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाती है ना, ये कहानी होती है, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए ना साउंड की फ्रीक्वेंसी, इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गई, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ग्लास का, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा। ऐसे ही ब्रिजेस होते हैं जो, जैसे कि ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से मान लो जो आर्मी वाले हैं उनको मार्च करके जाना है। अब इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो ये ब्रिज है, ठीक है। अब मार्च करते हुए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि ब्रिज के ऊपर से मार्च करके मत जाना, क्योंकि जब वो मार्च करते हुए जाएंगे तो फोर्स लगेगी पैरों की, उससे क्या होगा, यहाँ पर ऑसिलेशंस होंगी, है ना। मतलब उसकी फोर्स की भी एक क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ऑसिलेट करने का इस ब्रिज का, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा, है ना। ये तो सीमेंट के ही तो बने होते हैं, तो ये टूट जाएंगे अगर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, जब भूकंप आते हैं तब क्या होता है, देखो जो फ्रीक्वेंसी मतलब भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी है अगर मैच कर जाए बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बिल्डिंग का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ऑसिलेट करने का, तो वो टूट ही जाएगी। वही कहानी है, ठीक है, समझ में आई होगी बात। तो रेजोनेंट ऑसिलेशंस के बारे में क्या यही चीज लिखी हुई है कि इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है। और ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट ऑसिलेशंस, और इस फिनोमिने को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये इसी में मैंने आपको बता दी कहानी, ठीक है, क्लियर है। तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी फोर्स्ड का ही पार्ट है, क्योंकि कर तो इसमें फोर्स से ही कर रहे हो, लेकिन इसमें मेंटेन कर रहे हो आप, ठीक है। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड बन रहा था वही एम्पलीट्यूड आपने कांस्टेंट रखा मेंटेन्ड में। तो लेकिन जैसे हम फोर्स्ड ऑसिलेशन में पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, वो हम क्या बात कर रहे हैं, या तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा ही होगा, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करके तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वो कम रहा, अगर फ्रीक्वेंसी क्या रही, नेचुरल से कम रही या ज़्यादा रही, तो उस केस में एम्पलीट्यूड स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। और मेंटेन्ड में क्या है कहानी, कि हमें इस तरीके से उसे मेंटेन करना है कि जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है उसे हम कांस्टेंट बनाए रखें, ठीक है, वो कहानी है बस, ठीक है। तो है सेम सी बात फोर्स्ड वाली, तो मेंटेन में भी फोर्स ही तो लगी रही है, ठीक है, और रेजोनेंट ऑसिलेशन भी फोर्स का ही पार्ट है। क्लियर है, समझ में आ गई होंगी बातें। फ्री ऑसिलेशन क्या है, जिसको हमने अनडैम्प्ड भी बोला, और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, मेंटेन्ड क्या है। तो सिंपल सी कहानी अगर बताऊं, फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस रहेंगी इसके अंदर, और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या रहेंगी कि रेजिस्टिव फोर्सेज आ जाती हैं, एक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जीरो हो जाता है। मेंटेन में हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन करके रखते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि फिर जो बॉडी है वो ऑसिलेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं करती, जो फ्रीक्वेंसी फोर्स की है हमारी उससे ऑसिलेट करती है, और जिसमें कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है या ज़्यादा है, तो उस केस में दोनों ही केस में एम्पलीट्यूड स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या है हमारे, उस केस में एम्पलीट्यूड बड़े हो जाते हैं, जिसे हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस बोलते हैं, और उस फिनोमिना को हम रेजोनेंट बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है, बताओ कर लोगे इसको, ठीक है। तो नोट कर लेना अच्छे से, ये सब कुछ दिख रहा है आपको, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।